हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेकर कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिव्यू करें। महीने में एक बार या एटलीस्ट आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि इस रिव्यू की प्रोसेस के में ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे आपका पैसा स्टक हो चुका है जो आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है या आपके लिए कमा के नहीं दे रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी से बाहर निकलने का भी मौका इसी टाइम पीरियड में होता है। क्योंकि जनरली हम रिव्यू करे बिना जनरली एक दिन कोई सर्टेन दिन में आके एक नया डिसीजन लेके नया म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, एक नए स्टॉक में स्टार्ट कर लेते हैं, टोटल पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को नहीं समझते। तो उस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। बहुत एक्साइटिंग वीडियो है, पूरी वीडियो देखे उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी इसके थ्रू। तो सीधा वीडियो के पॉइंट में आते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो क्या होता है? देखो, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशंस, मतलब आय का वह हिस्सा जिसको उपभोग में यूज नहीं करा गया उसको इन्वेस्टमेंट में काउंट कर सकते हैं, जहां पे आप उम्मीद करते हैं कि आपका पड़ा हुआ पैसा आपके लिए बहुत अच्छा कमा के दे सके। तो अगर हम बात करें तो मेजरली आपके पोर्टफोलियो सिर्फ म्यूचुअल फंड को कंसिस्ट नहीं करता या शेयर मार्केट को कंसिस्ट नहीं करता। अगर इसके 4 हिस्से करे जाएं मेजरली तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड आपका एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकता है, स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकता है, इंश्योरेंस और फिक्स डिपॉजिट। इन 4 चीजों को हम इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि इन चारों के थ्रू आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में जनरली हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के थ्रू काम करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर हम अपॉर्चुनिस्टिक होकर टाइम टू टाइम में परचेज करेंगे, लेकिन जहां पे हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहां पे थोड़ा अच्छा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में आपको सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को सजेस्ट करा जाता है, क्योंकि ये दोनों आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। रिटर्न्स के लिए हमारे पास में म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स अवेलेबल है। फिक्स डिपॉजिट आपकी इमीडिएट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए काम आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अपनी तनख्वाह का अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 गुना आपको एक सेफ पार्ट में पार्क करके रखना चाहिए, जिससे कि आपके खुदा ना खास्ता जैसे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आई या फिर नौकरी ना होने की कोई सिचुएशन आती है तो आपका घर चल सके 5 से 10 महीने के लिए, आपको मेंटल प्रेशर ना आए, डिप्रेशन ना आए, और आप इस टाइम होराइजन के अंदर में कॉन्फिडेंट होकर आगे अच्छे कैरियर के लिए काम कर सकें। तो जब भी आप इन पोर्टफोलियो को बना रहे हैं तो हर एक की अपनी एक सर्टेन वेटेज देना बहुत जरूरी है, जिसको आपके अपनी लाइफ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। देखिए, जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बड़ी पिक्चर देखना आपको बहुत जरूरी है, जहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले अपने एज ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंगली अपने टारगेट प्लान को आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कुछ एज ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करा, जैसे 18 से 24 साल की उम्र ये ऐसी होती है कि जब आप 12th या कॉलेज के राउंड में चल रहे होते हैं, आपका ये खत्म हो रहा होता है, तो इस टाइम होराइजन के अंदर में आपके पास में इनकम बहुत लिमिटेड होती है। आप कैरियर के बिगिनिंग पर हो या फिर स्टाइपेंड्स में काम कर रहे हैं तो आपके पास में बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पर आपके जो मेजर टारगेट्स होते हैं लाइफ के अंदर में, आप या तो हायर एजुकेशन के लिए काम करने वाले 24-25 साल की उम्र के अराउंड में चल रहे हैं, मे भी कुछ शादी के हिसाब से काम कर सकते हैं कि मैरिज होने वाली है या कोई बिजनेस सेटअप करने वाला है, तो उसके हिसाब से आपके लाइफ के टारगेट्स रहते हैं। तो आपको देखना है कि आपको किस जगह पे पैसा लगाना है। 24 से 40 साल उम्र वाले जो लोग होते हैं इनकी लाइफ की प्रायोरिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। मे बी काफ़ी सारे लोग मैरिज ऑन द कार्ड होती है, इसके अलावा घर खरीदना होता है, अगर शादी हो गई, सेटल डाउन हो रहे हैं, वैकेशंस में जाना है, चिल्ड्रंस बच्चे हो रहे हैं तो उनके फ्यूचर्स के लिए अभी से जमा करना शुरू कर लेते हैं। तो इनके लाइफ टारगेट्स कंपेरेटिवली थोड़े बड़े हो जाते हैं, और यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा साइड में होती है, तो आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आप मे बी पोर्टफोलियो के चारों पोर्शन इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। जबकि पहले वाले लोग म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, जो ये नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी वाले हैं ये एक टर्म प्लान साथ में ले सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस, मेडिकल और आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस में और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ में स्टॉक्स में धीरे धीरे कदम रखना शुरू कर सकते हैं। 40 से 60 साल वाले लोग काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो चुके होते हैं लाइफ के अंदर में, बेसिक्स अपने फिक्स डिपॉजिट का लमसम इकट्ठा कर चुके होते हैं, जहाँ पे आप फर्दर काम करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस प्लान ये ले चुके होते हैं, यहाँ पे भी काम हो चुका होता है, तो अब इनको म्यूचुअल फंड और या स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा रेगुलरली काम करना होता है, क्योंकि लाइफ के जो फर्दर टारगेट हैं वो आपके रहते हैं रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना, बच्चों की मैरिज का हो सकता है, या इंटरनेशनल ट्रिप घूमने का, लाइफ में एक बार कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, उस चीज़ के टारगेट्स यहाँ पे रहते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अब वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। 60+ ईयर्स वालों के उसमें जो मेजर टारगेट्स होता है लाइफ के अंदर में कि
अब पेंशन आती है रेगुलरली और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आपके पास में फंड इकट्ठा रहे, तो आपको एक अच्छा सा इंश्योरेंस प्लान के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और साथ में कुछ अच्छे बड़े सेफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आप रेगुलर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के संग में जा सकते हैं। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह पे लमसम के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको डेट फंड साइड में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अब सीधा बात आती है, ये था बेसिकली कि इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो, ग्रॉस पोर्टफोलियो किस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। आपके एज ग्रुप के हिसाब से आप किस पोर्टफोलियो को ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का अलग होएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे 4 म्यूचुअल फंड्स हैं, सिर्फ यही मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो हमको थोड़ा सा बड़ी पिक्चर के अकॉर्डिंग काम करना होता है, अपनी आय को देखना होता है, उसके हिसाब से बढ़ाना होता है। मे बी आपने 2 साल पहले 5,000 रुपये का एक SIP करा हो, और अब आपकी इनकम बढ़ चुकी है, तो आपको उसको इनकम के अकॉर्डिंगली बढ़ा देना चाहिए। और अगर बाई चांस भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच होती है, थोड़ी सैलरी कम हो जाती है, तो आपको उसके हिसाब से रिड्यूस भी कर देना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ है लाइफ जीना, पहले कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट साथ में चलती रहनी चाहिए। अब म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे मैं आपको एक सीट दिखा सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है पर एक बेसिक बताने की कोशिश करी है। तो म्यूचुअल फंड के 3 हिस्से रहते हैं। एक हिस्से के अंदर को बोलते हैं कोर ग्रुप। ये सेम आपका स्टॉक मार्केट में भी चलता है। तो कोर ग्रुप के अंदर में कौन से होते हैं, जहाँ पे आपको वो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगी, लेकिन एक हेल्दी रिटर्न्स मिलेगी। मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न्स कैटेगरी के अंदर में इसको रखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम इसमें इंडेक्स फंड को पिक करेंगे। यहाँ पे हम ब्लू चिप फंड, मतलब जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा मिड कैप या मल्टी कैप फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रिस्क थोड़ा सा नॉमिनल साइड में रहता है। तो हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हम लेने वाले हैं, तो उसको एक कैटेगराइज करना चाहिए हमारे को, वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप वेटेज देखेंगे तो मैंने लिखा है कोर ग्रुप, जो आपका मेन ग्रुप है, जहाँ पे आपको पता है कि पैसा डूबने के चांसेस बहुत ही रेयर है, मतलब कम है, मीडियम साइज में ही आपको रिस्क मिलेगा, जबकि पोटेंशियल काफ़ी अच्छा देते हैं। तो यहाँ पे आपको वेटेज 60 से 70% के अराउंड में रखनी है। अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करता हूँ, तो ये 10 से 12% की एवरेज रिटर्न्स देता है, 18 से 20% तक की जा सकता है। तो हम 12 से 18% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड के साथ में। अगर मैं ब्लू चिप फंड की बात करता हूँ, ये लार्ज कैप फंड है, तो यहाँ पे आपके जो फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो रिटर्न्स है वो थोड़ी वॉलेटाइल रहती है, 7-8% से लेकर 20 से 25% के बीच में भी जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप मिड कैप या मल्टी कैप फंड की बात करें, तो यहाँ पे क्या छोटी कंपनीज रहती हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा है इन नंबर ऑफ फंड्स की। तो जो आपका फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस, उसका फंड्स में इन आउट करना और साइक्लिकल इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप कंपनीज, वो बहुत डिपेंड करता है। तो वहां पे आपको जो रिटर्न्स है वो -5% से लेकर प्लस में 20 से 30% के बीच में भी दिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये एक